दोस्तों, आज हमारी ये तीसरी वीडियो है। इसको शुरू करने से पहले हम हमारी पिछली 2 वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन करते हैं। क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये हमारे चैप्टर का नाम था। नर्मदा घाटी के तट पर लोग कई लाख पहले से ही रह रहे थे। ये क्या थे? कुशल खाद्य संग्राहक जो जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। हमने ये देखा। सबसे पहले क्वेश्चन 2 बनाया हमने। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। अगला देखिए, उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में कृषि का विकास हुआ और यही सबसे पहले चावल का उत्पादन शुरू हुआ। चावल का उत्पादन कहाँ शुरू हुआ? गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में। सिंध और इसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलुज के किनारे 4700 वर्ष पूर्व नगर फूले फूले। यहाँ किस सभ्यता की बात हो रही है? हड़प्पा सभ्यता की। यहाँ 4700 वर्ष पूर्व यानी 2700 ईस्वी पूर्व में नगर फले फूले थे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। गंगा व इसकी सहायक नदियों जैसे यमुना, सोन आदि के किनारे नगरों का विकास कब हुआ? 2500 ईस्वी पूर्व में। यहाँ कब हुआ विकास? 2500 ईस्वी पूर्व में। इसके आगे देखिए, गंगा के दक्षिण में आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। ये हमने अच्छी तरह से समझा था। यहाँ का क्षेत्र क्या कहलाता था? मगध। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज अथवा इंदोज कहा और इस नदी के यानी सिंधु नदी के उत्तर पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा? इंडिया। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, इसे आप पक्का याद रखिएगा। आगे देखिए, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। शुरुआत में भरत नाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? एक समूह के लिए। और इस समूह का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में भी मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए, पांडुलिपियां ताड़पत्रों तथा भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। यहाँ आपको क्या याद रखना है? भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। 10वां अभिलेख, ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर स्तंभ पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। ये हमने अभिलेख की सिंपल सी परिभाषा दी है जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में दी गई थी। आगे देखिए, एक और इम्पोर्टेंट जानकारी, जब हम कुछ लिखते हैं तब लिपि का प्रयोग करते हैं तथा जब कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं तो भाषा का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहाँ हमने भाषा और लिपि में एक सूक्ष्म सा अंतर है जो उसे दिखाया है। 12वां क्वेश्चन देखिए, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन कहलाते हैं? पुरातत्वविद। ये हमने देख लिया था फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से। अब हम एक और बात समझते हैं जो ईस्वी के संबंध में है, यानी ईसा मसीह के जन्म को आधार वर्ष मानकर इनके जन्म से पहले को हम ईस्वी पूर्व कहते हैं और इनके जन्म के बाद को हम ईस्वी के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कर लिया है। अब आगे चलते हैं। अब हम हमारे सेकंड चैप्टर का रिवीजन करते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर था आरंभिक मानव की खोज में। पहला प्रश्न देखिए, आरंभिक मानव के भोजन का इंतजाम करने के तरीके क्या क्या थे? शिकार, मछलियां और चिड़ियां पकड़ना, फल मूल इकट्ठा करना, दाने, पौधे, पत्तियां और अंडे इकट्ठा करना। यहाँ आपको सबसे महत्वपूर्ण कौन सा बिंदु याद रखना है? मछलियां और चिड़ियां भी ये लोग पकड़ते थे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहने के कारण देखेंगे। उनमें सबसे पहला क्या है? एक जगह के भोजन व जानवरों को खाकर समाप्त करने पर उनकी तलाश में ये लोग दूसरे स्थान पर चले जाते थे। दूसरा है, जानवरों के दूसरे इलाकों में जाने पर उनके पीछे पीछे चले जाते थे। और तीसरा, मौसम बदलने पर, अर्थात पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं तो ये मौसम के अनुसार स्थान बदलते रहते थे। और अंतिम और चौथा कारण क्या है? पानी की तलाश में भी ये लोग अलग अलग स्थान पर जाते रहते थे। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, पूरा पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं? कुरनूल गुफाएं, जहाँ क्या मिला है हमें? राख के अवशेष। हुंसी से हमें औजार मिले हैं। भीमबेटका से मिली है भित्ति चित्रकला। चौथा प्रश्न देखिए, नवपाषाणिक स्थल पेमपल्ली जो कहाँ है? तमिलनाडु में। चिरांद बिहार में।
दाऊजली हेडिंग असम में, मेहरगढ़ पाकिस्तान में, महागढ़ और कोल्डी हवा स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, तथा हल्लूर कर्नाटक में स्थित है। यहाँ आपको इन स्थानों के स्टेट याद रखने हैं। अगला देखते हैं महापाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं? आदि चन्नूर जो तमिलनाडु में है, भरमगिरी कर्नाटक में है। अब हम छठा प्रश्न देखते हैं, आरंभिक गांव यानी इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। सातवां प्रश्न देखते हैं, जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को क्या कहते हैं? उद्योग स्थल। ये हमने यहाँ एनसीईआरटी से सीधी सी परिभाषा उठाई है। अब आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं, बारिश, धूप और हवाओं से बचने के लिए आरंभिक मानव गुफा और कंदराओं में रहता था। ऐसी गुफाएं कहाँ मिलती हैं? हमें विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में आज भी दिखाई देती हैं। आठवां प्रश्न, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पाषाण उपकरण से बनाने की दो तकनीकें यहाँ दी गई हैं, उन्हें देखिए। पहली पत्थर से पत्थर टकराकर और दूसरी दबाव शल्क तकनीक, यानी एक पत्थर पर दूसरे पत्थर अर्थात हथौड़ी नुमा पत्थर से वार करके। 10वां प्रश्न है, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी, जिससे क्या बने? घास के मैदान बने, और घास के मैदान बनने से घास खाकर जीवन जीने वाले जानवरों की संख्या बढ़ी, जैसे हिरण, भेड़, बकरी, गाय आदि। इसी दौरान गेहूं, जौ और धान जैसे प्राकृतिक रूप से अनाज भी उपजने लगे थे। अब 11वां प्रश्न देखिए, जो कालक्रम के अनुसार है। पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 साल तक। महापाषाण काल को देखेंगे हम 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक। इसके औजार आमतौर पर कैसे होते थे? छोटे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ। नवपाषाण काल 10,000 के बाद से शुरू माना जाता है। अब हम 12वां देखते हैं, शैल चित्रकला के सुंदर उदाहरण हमें मध्य प्रदेश यानी भीमबेटका से और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिलते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए आप, शुतुरमुर्ग के अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं? महाराष्ट्र के पटने से। तो इस तरह हमने पहले और दूसरे चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया है। तो अब हम हमारी क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए तीसरे चैप्टर को समझते हैं, जिसका नाम क्या है? भोजन संग्रह से उत्पादन तक, यानी इसमें हम नवपाषाण के बारे में जानेंगे। विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजता पूर्वक जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा है, स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया, यानी एक समय के बाद ही उत्पादन होना शुरू हुआ है। खेती और पशुपालन की शुरुआत हमने अभी रिवाइज भी किया है कि खेती और पशुपालन की शुरुआत कब से हुई? 12,000 साल पहले से, जब दुनिया की जलवायु बदलने लगी थी। साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे, वे भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, बीज कैसे अपनी डंठल से टूटकर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधे को निकालना आदि। इस तरह उन्होंने पौधे की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। इस प्रकार वो धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे। तो इस तरह हमने देखा कि लोग कृषक कैसे बने। आगे देखते हैं। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज है। यानी सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कौन सा है? कुत्ता। धीरे धीरे लोग भेड़,
बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हों, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उन्हें उपयोग में लाया जा सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ समय लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। अब यहाँ अनाज के उपयोग देखते हैं। हम बीज के रूप में करते हैं, खाद्य के रूप में करते हैं, उपहार के रूप में तथा भंडारण के लिए अनाज का उपयोग यहाँ किया जाता था। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका भी है। तो आइए आरंभिक कृषियों पशुपालकों के बारे में देखते हैं। चैप्टर 2 के मानचित्र 2 में हमने शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य वाले स्थानों को देखा था। ये पूरे क्षेत्र उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाजों के दानों के अवशेष हैं। ऐसे लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अब हम उन पुरास्थलों को देखते हैं जहां से अनाज और हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान में। इस तालिका में आपको जो सबसे ज्यादा याद रखना है वो है इन पुरास्थलों के स्टेट जहां ये पुरास्थल पड़ते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े कहाँ मिले हैं? कोल्डी हवा से, जो कहाँ है? आधुनिक उत्तर प्रदेश में। चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान कहाँ मिले हैं?
महागढ़ा में यानी उत्तर प्रदेश में। गेहूं और दलहन के साक्ष्य गुफरकराल में। गुफरकराल कहाँ है? आधुनिक कश्मीर में। उससे अगला देखिए, गेहूं, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भेड़, बकरी के साक्ष्य मिले हैं बुर्जों में। इसके अतिरिक्त बताइए बुर्जों में हमें क्या किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? हमें यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य भी मिले हैं। गेहूं, हरे चने, जो, भैंस, बैल के साक्ष्य मिले हैं हमें चिरान से, जो कहाँ पड़ता है? बिहार में। जवार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सुअर के मिले हैं हल्लूर, जो पहले तो कर्नाटक में था उस समय के अनुसार, और आज कहाँ पड़ता है ये? आधुनिक आंध्र प्रदेश में। काला चना, जवार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सुअर के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? पेयमपल्ली यानी आधुनिक आंध्र प्रदेश में। अब आगे देखते हैं स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जोम में। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, जिसे क्या कहा जाता है? गर्तावास। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह भी मिली है। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगह से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाणीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इसमें वे औजार भी हैं जिनके धार को और अधिक पैना करने पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों सालों बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का प्रयोग और लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, अर्थात नवपाषाण में अलग तरह के औजार तो बनने ही लगे, अर्थात नुकीले, पॉलिश किए हुए, लेकिन साथ साथ जो पूरा पाषाण में औजार बन रहे थे पत्थरों के, वो भी इस युग में चलते रहे। अब आगे देखते हैं, यहाँ नवपाषाण के उपकरण दिए हुए हैं, यानी यहाँ देखिए बड़े बड़े उपकरण भी हैं और कुछ छोटे और नुकीले उपकरण भी बनने लगे हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। यहाँ देखिए, ये एक पात्र का चित्र आपको दिखाया गया है। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अन्य रीति रिवाज, पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है। इनमें प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? जनजाति। विद्वानों ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हो। तो यहाँ जनजाति के बारे में पूरा विस्तृत वर्णन दिया गया है, इसे पढ़ते हैं। प्राय जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। कहाँ रहते थे जनजाति के लोग? छोटी छोटी बस्तियों में। ज्यादातर परिवार इनके एक दूसरे से संबंधित होते थे और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन, मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इसमें जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधों की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। बच्चे देखभाल करते हैं किस चीज की? पौधों की। और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधे और फसलों को नुकसान न पहुंचाए। महिलाएं फसल दावकर अनाज कूटती पीसती हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे मोटे झुंडों को। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों ही मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियां बुनने, औजार तथा झोपड़ियां बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं।
गाना, नाच गाना और घरों की सजावट भी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियां तथा चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने देवी देवता होते हैं। जनजातियों के देवी देवता अपने होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता, इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। इन अन्य समाजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इस तरह यहाँ जनजातीय समाज के बारे में एक चर्चा हमने कर ली। अब आगे देखते हैं मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 में हमने पीछे मेहरगढ़ को देखा था, जो कहाँ पड़ती है, पाकिस्तान में। यानी ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ता बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा स्थल क्या है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थल है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरण, सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां भी शामिल हैं। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियां ज्यादा मिली हैं। उसके ऊपर ज्यादातर मवेशियों की ही हड्डियां मिली हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। अब यहाँ देखिए गांव की डेफिनेशन दी गई है। गांव की यह विशेषता है कि यहाँ रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे रहते थे। यानी गांव की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, अगर आपसे कोई एकदम पूछे तो, जहाँ के अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में अर्थात कृषि कार्यों में लगे हो, वो ही क्या है, गांव है। अब आगे देखते हैं मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते रहे होंगे। अब यहाँ देखते हैं पहले और बाद के स्तर। जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं, कौन से बाद के, उसे हम इस चित्र में के माध्यम से समझेंगे। मान लो सबसे पहले समतल भूमि पर रहना शुरू किया, यानी यहाँ क्या मानव ने रहना शुरू किया। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वही घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और फिर सैकड़ों सालों के बाद वहां क्या बन जाता है, एक टीला। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपरी और निचली तहें आमतौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ रहना शुरू किया तो ये निचला स्तर हो गया। फिर दोबारा से जब रहने लगे तो यहाँ मिट्टी ऊंची हो गई, फिर यहाँ तीसरे स्तर पर, फिर ऊपर और फिर एक स्तर पर। जब खुदाई होती है तो इन तीनों स्तरों की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। कहाँ से मिली हैं हमें ऐसे कई कब्रें? मेहरगढ़ से। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे प्रलोक में मृतक के खाने के लिए रखा जाता होगा। यहाँ देखिए, ये मेहरगढ़ के घर का चित्र है। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। अब यहाँ दिया गया है मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, क्या तुम बकरी के? तो यहाँ देखिए, ये एक कंकाल दिया हुआ है और ये एक बकरी का कंकाल दिख रहा है हमें इस चित्र में। अब हम आगे देखते हैं दार्जिलिंग हेडिंग के बारे में, जो हमने पीछे देखी हुई थी। कहाँ पड़ती है ये? असम में। यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के औजार मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से क्या मिला हमें? जेडाइट पत्थर। संभवतः यह पत्थर कहाँ से आता होगा? चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल से काष्ठस्तंभ, अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है, के औजार और बर्तन भी मिले हैं। अब यहाँ कुछ अन्य जानकारी दी गई है, हम उसे भी देख लेते हैं। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में एक चाताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर,
लाल सागर की कोड़ियां तथा भूमध्य सागर की सीपियां। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ही ले जाया करते थे। इस तरह हमने तीसरे चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं।